साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं पवन कोचिंग क्लासेस जौनपुर की तरफ से। मित्रों, हम लोग जो है वायदाब पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वायदाब को पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया था। आज हम लोग जो है वायदाब के बारे में कुछ और अध्ययन करेंगे। जहाँ तक हम लोगों ने कल अध्ययन किया था उससे थोड़ा सा आगे हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, हम लोग जो है आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, एक बार फिर हम ये निवेदन करेंगे उन तमाम पवन कोचिंग संस्था के जो ऑफलाइन बैच के छात्र हैं, छात्र छात्राओं से कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। उनसे भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस कोरोना महामारी की वजह से जब पढ़ाई प्रभावित है, तब हमने एक प्रयास किया है। उस प्रयास के माध्यम से आपकी तैयारी में कोई किसी प्रकार की बाधा ना आए, इसके लिए हम निरंतर एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग पसंद कर रहे होंगे। इस तरीके से आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों देखिए, हम लोगों ने कल अध्ययन किया था वायदाब के बारे में। तो आइए वायुदाब, तो वायुदाब के बारे में कल हम लोगों ने अध्ययन किया था कि वायुदाब क्या है। एक बार पूरा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वायुदाब जो वायुमंडलीय एक तरीके से दाब है। वायुमंडल में गैस है, जलवाष्प है, धूल कण है, इनका अपना वेट है। जब ये पृथ्वी पर एक इकाई क्षेत्र में, कहाँ पर, एक इकाई क्षेत्र में अपना दबाव डालती हैं, उसी को कहते हैं वायुदाब। हम लोगों ने कल देखा था कि इसका जो एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से इसको मापा जाता है, उसको कहते हैं मिलीबार। क्या कहते हैं? मिलीबार मित्रों, मिलीबार। और मिलीबार जो इसका इकाई है वो मिलीबार है। और जो यंत्र था मित्रों वो था बैरोमीटर। क्या था? बैरोमीटर। तो बैरोमीटर ये यंत्र था जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, और ये मिलीबार उसकी इकाई है। मिलीबार जो है, एक मिलीबार मित्रों, एक मिलीबार जो है 1 वर्ग सेंटीमीटर पर, 1 मिलीबार बराबर होता है 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम भार, 1 ग्राम भार के बल के बराबर। ये मतलब कि 1 मिलीबार जो है ये दर्शाता है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर पर कितना भार पड़ रहा है। वो भार पड़ रहा है 1 ग्राम भार 1 वर्ग सेंटीमीटर पर, उसी को दर्शाता है 1 मिलीबार। इस तरीके से समुद्र तल पर सबसे ज्यादा भार था। समुद्र तल पर जो पारे की एक स्तंभ के, पारे के स्तंभ की जो ऊंचाई 76 सेंटीमीटर पर जो हम लोगों ने आंका था, वो था मिलीबार 1013.25 मिलीबार। ये हम लोगों ने एक औसत माना था, वो था बैरोमीटर का, जो कि समुद्र तल पर एक अधिकतम औसतन जो कि मिलीबार था वो था समुद्र तल पर। इसके हिसाब से हम लोगों ने कल अध्ययन किया था। तो आइए आज देखते हैं कि वायुदाब के क्षेत्र कैसे बनते हैं और कहां कहां पर वायुदाब के क्षेत्र हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, वायुदाब जो है, वायुदाब का निर्माण सबसे पहले समझ लेते हैं। वायुदाब का निर्माण कैसे होता है। कल हम लोगों ने मोटी मोटा एक तरीके से उच्च वायुदाब क्षेत्र और निम्न वायुदाब क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया था। तो हम लोगों ने देखा था कि एक तरीके से जब वायु ऊपर जाती है गर्म होकर के, तब कहां पर निम्न वायुदाब बनता है और कहां पर उच्च वायुदाब बनता है। आज हम लोग देखेंगे कि वायुदाब का निर्माण कैसे होता है, कि जो वायुदाब का क्षेत्र है वो किस तरीके से बनता है। देखिए मित्रों, एक तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये जो वायुदाब का निर्माण है वो ताप के ऊपर बनता है, तापमान का इसमें योगदान रहता है। दूसरी बात, इसमें जो है घूर्णन गति, क्या घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति या दैनिक गति, दैनिक गति। देखिए मित्रों, जो तापमान है, तापमान कल हम लोगों ने बात किया था कि जहां पर तापमान अधिक होगा वहां की हवाएं क्या करेंगे, गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठेंगी। तो वहां पर क्या होगा, जब ऊपर उठ जाएंगी तो वहां पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा। जहां पर हवाएं ऊपर नहीं उठ पा रही हैं ध्रुवीय क्षेत्रों पर, वहां पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। तो ये तापमान और ये घूर्णन गति, जो तापमान है मित्रों,
तापमान पर जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो है वहां पर निम्न वायुदाब बनता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो तापजन्य है, इसमें से जो वायुदाब वाले क्षेत्र है, कुल वायुदाब के क्षेत्र, कुल वायु दाब के क्षेत्र वो है 7। कितने हैं मित्रों? वो है 7। 7 वायुदाब के क्षेत्र हैं, वो कुल मिलाकर के क्षैतिज दिशा में, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी है, इस तरीके से इक्वेटर है, क्षैतिज दिशा में यानी कि ध्रुवों की तरफ जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर ये क्षैतिज दिशा हो गई। इस प्रकार से कुल वायुदाब के क्षेत्र तो 7 बनते हैं, लेकिन जो प्रकार बनते हैं वायुदाब के प्रकार, वो जो है वो 4 प्रकार बनते हैं। तो ये जो 7 जो है क्षेत्र बन रहे हैं वो किस तरीके से बनते हैं? एक तो तापमान के बल पर बनते हैं, और दूसरी बात जब पृथ्वी जो है घूर्णन करती है। देखिए तापमान, कहीं तापमान अधिक है तो कहीं तापमान कम है। ये तापमान अधिक होने का क्या कारण है, तापमान कम होने का क्या कारण है? हम लोगों ने ऑफलाइन बैच में पढ़ा था कि जो पृथ्वी के अक्षीय झुकाव है, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव ये तापमान में अंतर कर देता है। हमने माना कि ये एक तरीके से ग्लोब है, और ग्लोब पर जो है ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब जो बीचों बीच से जो एक तरीके से आप समझे, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस तरीके से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण जो सूर्य का प्रकाश है मित्रों, वो बराबर जो है एक जगह पर नहीं पड़ पाता। कहने का मतलब ये विषुवत रेखीय क्षेत्र में तो सीधा पड़ता है, लेकिन झुके होने के कारण कहीं ना कहीं आप देखेंगे ध्रुवों पर तिरछा पड़ रहा है, लेकिन अधिक समय के लिए पड़ रहा है। लेकिन साउथ पोल पर आप देखेंगे यहाँ पर तिरछा पड़ रहा है, लेकिन कम समय के लिए। आप डिस्टेंस देख सकते हैं। तो इस तरीके से कहीं जो है दिन की अवधि अधिक हो गई, कहीं जो है दिन की अवधि कम हो गई, कहीं यहाँ पर दिन रात बराबर हो रहे हैं। तो इस तरीके से तापमान में अंतर है, कहीं तापमान अधिक है तो कहीं तापमान कम है। और दूसरी बात, कहीं तापमान जो है कम और अधिक होने के अलावा काफी देर तक रहता है, जिसके कारण अगर यहाँ बात करें 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, ऊपर जाएंगे 14 घंटे का दिन, 10 घंटे की रात, 16 घंटे का दिन, 8 घंटे की रात, इस तरीके से ध्रुवों पर पहुंचते तो 24 घंटे का दिन हो जाता है और रात वहां होती नहीं। ठीक उसी तरीके से यहाँ आप देखेंगे 10 घंटे का जो है दिन, 12 घंटे की, 14 घंटे की रात, फिर 8 घंटे का जो है दिन हो जाएगा, फिर 16 घंटे की रात। इस तरीके से आप देखेंगे तो 24 घंटे रात ही रात होगी। तो ये किसका प्रभाव है? ये प्रभाव है अक्षीय झुकाव का। अगर अक्षीय झुकाव ना होता तो ऐसी स्थिति ना बनती। तो अक्षीय झुकाव के कारण तापमान में परिवर्तन आता है। जब तापमान में परिवर्तन आता है तो मित्रों ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जहां तापमान अधिक रहेगा वहां की वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी, तो जो वहां पर प्रेशर बनेगा, एयर प्रेशर, वायु दाब, वो कैसा बनेगा? निम्न बनेगा। दूसरी बात, ये घूर्णन गति, तो जो ये यहां से बन रहा है तापमान के बल पर, जितने भी क्षेत्र बनते हैं उनको कहते हैं तापजन्य। तापजन्य क्षेत्र, वायुदाब वाले तापजन्य, तो ये तापजन्य वायुदाब क्षेत्र कहलाते हैं। और घूर्णन गति, देखिए पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, हमने देखा। इसके बदौलत जो है क्या तापमान में परिवर्तन आ रहा है, दिन रात की अवधि में फर्क आ रहा है। घूर्णन गति, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होने के अलावा अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूरब घूर्णन करती है। तो इस घूर्णन गति के कारण बहुत ही एक तरीके से जो फोर्स पड़ता है विषुवत रेखीय क्षेत्र में। देखिए ये ग्लोब थोड़ा सा इसमें से हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो है जियाड आकार की, इस तरीके से पृथ्व्याकार। तो अब आप देखेंगे कि जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति
का सबसे ज्यादा प्रभाव विषुवत रेखा पर पड़ता है, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्यों प्रभाव पड़ता है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि पोल की तरफ आप जाने पर यहाँ पर जो है धीरे धीरे झुकाव की तरफ है पृथ्वी। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका वृत्त बन रहा है, सबसे ज्यादा बड़ा वृत्त या कहें वो सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? भूमध्य रेखीय वृत्त। तो यहाँ पर जो है सबसे तेज गति होती है घूर्णन की। तो इसका मान जो होता है मित्रों वो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से जो है पृथ्वी यहाँ पर घूर्णन करती है। और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे या उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर गति धीमी होती जाएगी। एक समय ऐसा है कि यहाँ पर पहुंचते पहुंचते जो घूर्णन की गति है वो उत्तरी ध्रुव पर 0 हो जाती है और दक्षिणी ध्रुव पर 0 हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण एक बल जो है फोर्स उत्पन्न होता है, जिसको कहते हैं कोरियालिस बल। क्या? कोरियालिस बल। कोरियालिस बल। इस बल की जो खोज की थी वो कोरियालिस नामक वैज्ञानिक ने की थी। उन्हीं के नाम पर यह जो है कोरियालिस बल रखा गया। इसका काम क्या है? इसको विक्षेपक बल भी कहते हैं। विक्षेपक बल, इसका मतलब है ये जो वायु है उसकी दिशा में परिवर्तन कर देता है। वायु की गति में परिवर्तन नहीं करता मित्रों, ये वायु की दिशा में परिवर्तन करता है। इसका मतलब ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है, नॉर्थ पोल, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ताकि क्लियर रहे। देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, बीच में से इक्वेटर है। जो कोरियोलिस बल है उसका मान सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा मान यहां पर कहा जाएगा कि घूर्णन का सबसे अधिक मान जो है, घूर्णन का सबसे अधिक मान कहां पर है? इक्वेटर पर है, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। उसके बाद ये कोरियोलिस बल ये कहता है कि जहां पर घूर्णन सबसे अधिक है, जहां पर घूर्णन का मान सबसे अधिक है, वहां पर कोरियोलिस का मान जो है वो 0 होगा। कोरियोलिस का मान 0 होगा। अर्थात कि भूमध्य रेखा पर घूर्णन गति सबसे तीव्र है, घूर्णन का मान सबसे अधिक है, तो यहां पर जो है कोरियोलिस बल 0 रहेगा। और घूर्णन की गति जो है या घूर्णन का मान जो है नॉर्थ पोल पर 0 है, तो यहां पर जो है कोरियोलिस बल अधिक रहेगा। कहां पर? पोल पर। तो इस तरीके से कह सकते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र में कोरियोलिस बल का मान 0 होगा और ध्रुवीय क्षेत्र में अधिक होगा। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 0 डिग्री पर कोरियोलिस बल जो है 0 रहेगा मान, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे या दक्षिण की तरफ जाएंगे, पोल की तरफ, वैसे वैसे कोरियोलिस बल के में जो है वृद्धि होती चली जाएगी। ये कोरियोलिस बल क्या है? एक तरीके से विक्षेपक बल है। तो आइए देखते हैं मित्रों, तो इस तरीके से 2 रूपों में कुल 7 प्रकार के वायुदाब क्षेत्र बनते हैं। जो 7 प्रकार के वायुदाब क्षेत्र बनते हैं, तो आइए ग्लोब के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि ये वायुदाब क्षेत्र जो 2 प्रकार के बन रहे हैं, तापमान के आधार पर कितने बनते हैं, और ये इस तरीके से घूर्णन गति यानी कि गति के जन्य पर कितने प्रकार के बनते हैं। एक तो तापजन्य होगा, दूसरा होगा गतिजन्य। तो देखते हैं कितना बनता है। कुल मिलाकर के कितने क्षेत्र हैं? 7 हैं। तो आइए देखते हैं, एक एक बिंदु पर यहाँ पर बारीकी सब लोग चर्चा करेंगे ताकि जो है हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते रहें। देखिए ये एक तरीके से हमने ग्लोब बना दिया है। ये ग्लोब हो गया। बीच में से जो है ये इक्वेटर है जिसको हम लोग 0 डिग्री कहते हैं, और इस इक्वेटर के 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ की तरफ और 5 डिग्री साउथ की तरफ, ये साउथ, और इस तरीके से जो है नॉर्थ की तरफ। तो हमने ये बना दिया बीच में इक्वेटर 0 डिग्री। ये 0 डिग्री है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं या इक्वेटर कहते हैं। अब हमने देखा कि इसके बाद यहां पर 30 से 35, 30 डिग्री से 35, उसके बाद 60 से 65,
60 से 65 उत्तरी की बात कर रहे हैं। उसके बाद ध्रुवों की बात आ गई, नॉर्थ पोल की बात। ठीक उसी प्रकार से आप यहां भी 30 से 35, उसके बाद 60 से 65, फिर उसके बाद ध्रुवों की बात आ गई। तो ये हो गया साउथ पोल। इसको भी 30 से 35 हम लोग लिख लेते हैं, 30 से 35। ये क्या है, ये नॉर्थ है, तो इसका मतलब है ये नॉर्थ की तरफ है और ये साउथ की तरफ है, 60 से 65। और ये जो है सीधा के सीधा आ गया आपका 90 पर। देखिए मित्रों, अब आपको समझना है कितने क्षेत्र बन रहे हैं। कुल मिलाकर के 7 क्षेत्र बन रहे हैं। उन 7 क्षेत्रों का निर्माण कैसे हो रहा है। एक तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। यहां पर अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रकार के क्षेत्र, 7 क्षेत्र बन रहे हैं। लेकिन अगर प्रकार की बात करें, हमने लिख रखा है कुल वायुदाब के प्रकार 4 हैं। वो कैसे 4 हैं कि देखिए, जो ये बीच में से इक्वेटर है, जो चीज आप उत्तरी ध्रुव में पाएंगे वही चीज दक्षिणी ध्रुव में पाएंगे। अगर हम यहाँ इक्वेटर पर विषुवतीय रेखा को एक मान लेते हैं, प्रकार में विषुवतीय रेखा एक हो गया। उसके बाद उपोष्ण, उसके बाद यहां पर उपध्रुवी, फिर यह ध्रुवी आ गया, ध्रुवी। देखिए, अगर ये विषुवतीय है, यहां पर उष्णता अधिक है, तो इसका मतलब है उष्णता अधिक है, इससे ऊपर जाएंगे तो कम उष्णता मिलेगी, इसलिए इसको उपोष्ण कहा गया है, उपोष्ण। फिर उसके बाद जैसे और ऊपर जाएंगे तो ये ध्रुवी क्षेत्र है। ध्रुवी से थोड़ा सा और नीचे की तरफ रहेंगे, भूमध्य रेखा की तरफ रहेंगे। इसका मतलब है ध्रुवी क्षेत्र है जरूर, लेकिन उपध्रुवी कहा जाएगा। ध्रुवों की इतना यहाँ तापमान कम नहीं है, उससे कुछ अधिक है, इसलिए जो है हम यहाँ पर तुलना करेंगे ध्रुवी से उपध्रुवी और विषुवतीय से उपोष्ण। ठीक है, तो ये 4 है भाई। इसी प्रकार से यहां भी करेंगे तो ये क्या हो गया, ये दक्षिणी जो है उपोष्ण हो गया, दक्षिणी उपोष्ण। और यहां पर दक्षिणी उपध्रुवी, दक्षिणी उपध्रुवी, और यहां पर जो है ध्रुवी। तो इसका मतलब है कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुवी। तो जो चीजें हैं इस तरीके से आप जब क्षैतिज रूप से देखिए, ये 2 चीजें यही है, आप ऊपर का ले लीजिए या फिर नीचे का, एक ही बात है। तो आप अगर साउथ का ले रहे हैं तो 1 2 3 4, या फिर आप नॉर्थ का ले रहे हैं तो 1 2 3 4। तो ये 4 प्रकार बन रहे हैं। इन 4 प्रकार हम क्षैतिज दिशा में यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, चाहे उत्तर की दिशा में चाहे दक्षिण की दिशा में अगर हम चलते हैं तो देखते हैं कि 4 प्रकार के वायुदाब क्षेत्र बन रहे हैं, 4 प्रकार के बन रहे हैं। कहीं पर जो है वायुदाब अधिक है तो कहीं पर वायुदाब कम है, लेकिन जो कुल वायुदाब क्षेत्र हैं वो कुल वायुदाब क्षेत्र कितने हैं, वो है 7। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो 4 प्रकार के क्षेत्र बन रहे हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। हम लोग जो है सबसे पहले तापजन्य के बारे में बात करते हैं। तापजन्य वायुदाब क्या है, उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो गतिजन्य। तापजन्य में कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे गतिजन्य में कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, तापजन्य का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। तो शुरुआत देखिए कि ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश लंबवत कहाँ पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश लंबवत विषुवत रेखीय क्षेत्र में पड़ रहा है। जब विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पर उष्मा अधिक होगी। उष्मा अधिक होने के कारण यहाँ की वायु जो है ऊपर उठेगी, कुछ इस तरीके से। ऊपर उठने के बाद यह जो है ध्रुवों की तरफ मुड़ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ से वायु जो है गर्म होकर के ऊपर उठेगी। उसके बाद ये जो है वायु फिर ध्रुवों की तरफ दक्षिणी ध्रुव में भी मुड़ जाएगी, उत्तरी ध्रुव में मुड़ जाएगी। धीरे धीरे यहाँ पर ये वायु ठंडी होकर के कहाँ पर जाएगी, ये उपोष्ण क्षेत्र में, दोनों ध्रुवों की बात करें उपोष्ण क्षेत्र में जाएगी। उसके बाद
आप देख रहे हैं कि ये अगर यहाँ से वायु ऊपर उठ गई तो ये कैसा बिल्ड बना है, लो प्रेशर का बिल्ड बना है, अर्थात निम्न वायु दाब का। तो इसीलिए इसको कहते हैं विषुवत रेखी निम्न वायु दाब, विषुवत रेखी निम्न वायु दाब पेटी। किसको कहा जाता है, चाहे पेटी कहिए, चाहे कड़ीबंध कहिए, यह क्षेत्र कहिए। तो यहाँ जो है, जो विषुवत रेखी क्षेत्र है, ये लो प्रेशर का है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। यदि ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन गया तो यहाँ पर जो हवाएं ऊपर होकर के गई थी उपोष्ण क्षेत्र में, आप ये समझ पा रहे होंगे कि जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे तापमान में कमी है। यदि तापमान में कमी है तो वहाँ पर उच्च वायु होगा, यहाँ के अनुरूप विषुवत रेखा के अनुरूप यहाँ पर उच्च वायुदाब होगा। क्यों होगा, पहली बार हम तापजन्य के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कैसा होगा, ताप कम होगा। जब ताप कम होगा तो हवाएं यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगी तो वायुदाब यहाँ पर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर कैसा बिल्ड बनेगा, वो बनेगा हाई प्रेशर का। जब यहाँ पर हाई प्रेशर का बन गया और ऊपर देखिए ध्रुवों पर बिल्कुल तापमान कम है, यहाँ पर बर्फ जमी है, ठीक उसी प्रकार से दक्षिणी ध्रुव में भी यहाँ पर बर्फ जमी है। तो ये दोनों ध्रुव जो है, ये दोनों ध्रुव की बात कर लें, यहाँ पर जो है बर्फ जमी है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सबसे अधिक जो है वायुदाब होगा। सबसे अधिक वायुदाब किसके कारण से होगा, वो तापजन्य के कारण। एक बार यहाँ देखें तो निम्न वायुदाब बना किसके कारण, ताप के कारण। सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ा, हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठे। दूसरी बात, यहाँ ध्रुवों पर सबसे निम्न ताप है, हवाएं ऊपर ना उठ करके बिल्कुल सतह पर है, जिसके कारण यहाँ पर हाई प्रेशर उच्च वायुदाब बना। तो दो तरीके से आप देख सकते हैं, एक तो निम्न और एक उच्च, किसके बल पर, तापजन्य के। लेकिन जो क्षेत्र बना है मित्रों, देखिए जो क्षेत्र बना है वो जो है ताप के बल पर एक विषुवत रेखी और एक ध्रुवी, एक विषुवत रेखी, एक ध्रुवी यहाँ और एक दक्षिणी ध्रुवी। इस प्रकार से तापजन्य के आधार पर तीन क्षेत्र, तापजन्य के आधार पर जो कुल वायुदाब के क्षेत्र 7 हैं, उन 7 में कुल 3 जो है तापजन्य के आधार पर है। अब आइए देखते हैं कि यदि 3 ताप के आधार पर हैं, अब बाकी कितने बचे हैं, 4 बचे हैं। तो 4 में कहीं न कहीं हम लोग पढ़े थे एक गतिजन, तो गतिजन से 4 होंगे, वो किस प्रकार से होंगे आइए समझते हैं। देखिए जो ये लो प्रेशर है, हम लोगों ने एक वायुदाब प्रवणता को पढ़ा था कि वायुदाब प्रवणता में जो उच्च वायुदाब से या हाई प्रेशर से वायु जो है लो प्रेशर की ओर बढ़ती है। आप ये समझिए कि यहाँ पर जब वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठी तो लो प्रेशर बना, लो प्रेशर बनने के बाद जो है ये वायु जो है ऊपर ध्रुवों की तरफ चली गई तो यहाँ हाई प्रेशर बन गया। लेकिन ये ध्रुवों की तरफ क्यों गई, ध्रुवों की तरफ क्यों गई, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कोरियालिस बल। कोरियालिस बल जो वायु की दिशा में परिवर्तन कर दिया, तो यहाँ पर कोरियालिस बल का प्रभाव पड़ा। कोरियालिस बल के कारण और तापमान भी इससे अधिक है, तो दोनों का प्रभाव, कोरियालिस बल के कारण और ताप के प्रभाव के कारण यहाँ पर ये हवाएं नीचे उतर गई, जिसके कारण यहाँ वायु का वेट अधिक हुआ, अर्थात हाई प्रेशर का ये बिल्ड कहा जाएगा उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहा जाएगा। किसको, यहाँ पर 30 से 35 अक्षांश, चाहे उत्तरी की बात करें चाहे दक्षिणी, दोनों बात एक ही है। तो इस तरीके से जब यहाँ पर वायु जो है नीचे उतर गई तो कहीं न कहीं अब देखिए ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर। अभी हमने बात किया कि हवाएं कहाँ चलती हैं, कि ज्यादा करके जो हवाएं हैं जिसको पवन कहते हैं, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो अब ये हाई प्रेशर से सीधा हवाएं लो प्रेशर की तरफ चली आई, तो इस तरीके से ये वायु परिसंचरण हो रहा है। क्या हो रहा है, वायु परिसंचरण हो रहा है। तो इस वायु परिसंचरण को सबसे पहले पढ़ा था हेडली ने, तो इसलिए इसको मित्रों कहते हैं हेडली शेल, या फिर
इसको कोश भी कहा जाता है, हेडली सेल या हेडली कोश। अब देखिए मित्रों, ये कैसा बन गया बेल्ट, ये बन गया जो है उच्च वायु दाब का, हाई प्रेशर का। ठीक उसी प्रकार से आप जैसा उत्तरी ध्रुव में आप पढ़े हैं या उत्तरी अक्षांश की तरफ पढ़ रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में ये कैसा बनेगा, ये भी बनेगा हाई प्रेशर का। ठीक वही का यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में समझने के लिए कि जैसा उत्तरी गोलार्ध में हो रहा है वैसा दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से जो है हाई प्रेशर से जो है वायु लो प्रेशर की तरफ चली गई, तो क्या हुआ यहाँ पर वायु परिसंचरण। इस तरीके से उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 अक्षांश, 30 से 35 अक्षांश चाहे उत्तरी हो या दक्षिणी हो, वो कैसा बनेगा, उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी। उसके बाद देखिए मित्रों, ये देखिए उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव पर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, इसका मतलब है कि हाई प्रेशर से हवाएं कहाँ चलेंगी, ये देखिए हाई प्रेशर से हवाएं निश्चित तौर पर इसके बाद, क्योंकि यहाँ बर्फ जमा है, इससे ज़्यादा हाई प्रेशर कहीं हो नहीं सकता, तो हवाएं कहाँ चलेंगी, हवाएं इसके बाद नीचे की तरफ आ रही है विषुवत रेखी क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पर कम ताप है अपेक्षाकृत ध्रुवों के। जब यहाँ पर आने के बाद दूसरी बात, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है ये हवाएं यहाँ पर पहुंची और यहाँ से आप देखिए ये हवाएं एक बार फिर देखिए, ये हवाएं क्या है, यहाँ से हाई प्रेशर है और यहाँ भी हाई प्रेशर है, यहाँ से हवाएं कहाँ चली, ध्रुवों की तरफ, और ध्रुवों की हवाएं कहाँ पर चली, विषुवत रेखा की तरफ। तो ये कैसा हुआ, ये लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा। कैसे बनेगा कि देखिए, एक तो ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वेट है, ये हाई पावर हुआ। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आप जैसे विषुवत रेखा के समीप आएंगे, उसके अलावा यहाँ पर ताप भी कम है। फिलहाल यहाँ से जब हाई पावर से यहाँ पर उच्च वायुदाब से हवाएं जो है निम्न वायुदाब की तरफ बढ़ी, और उच्च वायुदाब से यहाँ से हवाएं जो है निम्न दाब की तरफ इस तरीके से कहीं आई, तो दोनों टकरा करके कहीं ना कहीं इस दिशा में ऊपर उठ गई। किसके कारण से, हवाएं टकरा करके और इस तरीके से ऊपर उठ गई। और कोरियालिस बल का हमने अध्ययन किया था कि जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे कोरियालिस बल का प्रभाव बढ़ता जाएगा। इसके कारण हुआ क्या कि ये जो वायु है इस तरीके से मुड़ गई। जब इस तरीके से मुड़ गई तो पुनः वायु जो है कहाँ पर है, हाई प्रेशर में, ठंडी हो गई, फिर नीचे की तरफ। यहाँ भी देखिए हाई प्रेशर है, उसका मतलब ये ठंडी हो गई, फिर नीचे की तरफ। तो यहाँ पर भी वायु परिसंचरण हो रहा है और ध्रुवों पर भी वायु परिसंचरण हो रहा है। तो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 से 35 जो बन रहा था, और यहाँ पर जो वायु परिसंचरण हो रहा है, इसको सबसे पहले अध्ययन किया था फेरल ने। तो इसको फेरल सेल कहा जाता है या कोश कहते हैं, फेरल सेल या कोश कहते हैं। उसी प्रकार से इसको जो है ध्रुवीय सेल कहा जाता है, ध्रुवीय सेल या कोश। अब आप देखिए मित्रों, कुल मिलाकर के यहाँ पर कितने प्रकार के बने हैं जो वायुदाब पेटी है। ये उपध्रुवीय वायुदाब पेटी, ये क्या है, उच्च वायुदाब पेटी। तो कुल मिलाकर आप देखिए 4 प्रकार के बने हैं। एक विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। ये क्या है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो देखिए 4 प्रकार बने हैं, लेकिन वायुदाब के क्षेत्र कितने हैं, वो क्षेत्र उत्तर और दक्षिण मिला करके कुल 1 2 3 4 5 6 7 वायुदाब के क्षेत्र बन रहे हैं। लेकिन अगर प्रकार देखें, क्यों प्रकार 4 हैं, विषुवत रेखा को छोड़ करके आप देखिए 3 इधर है, वही सेम चीजें आप उपोष्ण यहाँ पाएंगे, उपध्रुवी यहाँ पाएंगे और ध्रुवी यहाँ पाएंगे। इसका मतलब कि वायुदाब के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार किस लेवल पर, वो क्षैतिज दिशा में। ये धरती है, धरती से आप जब ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, चाहे उत्तरी गोलार्ध में चाहे दक्षिणी गोलार्ध में, तो 4 प्रकार के ये क्षेत्र पाए जाते हैं, वायुदाब वाले 4 प्रकार, और कुल क्षेत्रों की संख्या 7 है। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने
वायु दाब के बारे में कितने प्रकार से होते हैं, कितने क्षेत्र हैं और इनके बनने के क्या क्या कारण है। तो बनने के कारण में एक तो है ताप और दूसरा है पृथ्वी का घूर्णन गति। पृथ्वी के घूर्णन गति को प्रभावित करती है कोरियालिस बल और ताप को प्रभावित करती है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। इन दोनों कारणों से 7 कुल वायुदाब क्षेत्र बनते हैं, जिनमें से कुल मिलाकर के 4 प्रकार होते हैं। तो इस तरीके से अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे अध्ययन करेंगे कि इन वायुदाब से, क्योंकि हमें अभी देखा कि ये उच्च वायुदाब से हवाएं हमेशा निम्न वायुदाब की तरफ चल रही हैं। जब हवाओं में गति होती है तो हॉरिजॉन्टल जब गति होती है तो उसको कहते हैं पवन, उसको कहते हैं पवन। तो अगला हम लोग का टॉपिक जो होगा वो पवन पे होगा। पवन से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर क्लोज करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।